हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो खबर आई है वो सिर्फ एक टैंकर अटैक की खबर नहीं है। ये इंडियन सेलर्स की जान, अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट और पूरी ग्लोबल ऑयल सप्लाई के फ्यूचर से जुड़ी हुई कहानी है। और सबसे बड़ी बात, इस बार बीच में फंस गया है भारत। रिसेंटली ओमान के तट के पास एक कमर्शियल ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक होता है। आग लग जाती है, इंजन रूम फट जाता है, डिस्ट्रेस कॉल आती है और रेडियो पर एक भारतीय नाविक चीखते हुए कहता है, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। अब सोचिए, समुद्र के बीचों बीच चारों तरफ आग, नीचे पानी भर रहा है और आपको नहीं पता कि अगले कुछ मिनट में जहाज डूबेगा या बच जाएगा। यही हाल था उस टैंकर का और इसी वजह से पूरी दुनिया की नजर अचानक ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चली गई। देखिए, जिस टैंकर की बात हो रही है उसका नाम था सेटेवेलो, पल्लाऊ फ्लैग वाला ऑयल टैंकर। जहाज पर कुल 28 क्रू मेंबर थे। इसमें 24 भारतीय थे। जहाज चीन से यूएई की तरफ जा रहा था, लेकिन ओमान के सोहर पोर्ट से लगभग 20 नॉटिकल माइल्स दूर अचानक मिसाइल स्ट्राइक हो जाती है। मिसाइल सीधा इंजन रूम में जाकर लगता है और देखते ही देखते आग फैलने लगती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, ये कोई पायरेसी अटैक नहीं था, ये कोई टेररिस्ट अटैक भी नहीं था, बल्कि शुरुआती असेसमेंट्स के अनुसार ये हमला उस बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा माना जा रहा है जो इस समय अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। यानी दो बड़ी फोर्सेस की लड़ाई, लेकिन खतरे में कौन? साधारण सेलर्स, जिसका उस कॉन्फ्लिक्ट से कोई सीधा लेना देना नहीं। और यही प्रॉब्लम है, जब बड़े देश टकराते हैं तो सबसे पहले पिसते हैं आम लोग। जो घटना ओमान के पास हुई वो सिर्फ ओमान की खबर नहीं है, वो दिल्ली तक असर डाल सकती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मध्य अप्रैल में अमेरिका ने ईरान से जुड़े शिपिंग नेटवर्क पर ब्लॉकेड लगाना शुरू किया। वाशिंगटन का आरोप था कि तेहरान मैरीटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद शुरू हुआ एक डेंजरियस स्टैंड ऑफ। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में दुनिया का सबसे बिजी समुद्री रास्ता। धीरे धीरे हालात खराब होते गए। रिपोर्ट्स के अनुसार जून की शुरुआत तक कई शिप्स को रोका गया, कई वेसल्स को रीडायरेक्ट किया गया। अब सोचिए, जहां रोज सैकड़ों जहाज गुजरते हैं, वहां अगर मिलिट्री एक्शन शुरू हो जाए तो सिविलियन शिप्स कितनी बड़ी रिस्क में आ जाएंगी। और आज वही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेटेवेलो कोई पहला जहाज नहीं था। मार्च से लेकर अब तक गल्फ रीजन में कई कमर्शियल वेसल्स अटैक का शिकार हो चुके हैं। यूएई के पास, कुवैत के पास, ओमान के पास लगातार इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। यानी समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा, वो जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बनता जा रहा है। और यही सबसे खतरनाक संकेत है। इसी घटना से कुछ दिन पहले एक और टैंकर चर्चे में आया था, नाम था MT मारीवेक्स। और उसके साथ जो हुआ उसने पूरे मामले को और ज्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया। डिस्ट्रेस कॉल में क्रू मेंबर लगातार मदद मांग रहा था। वो बता रहा था कि जहाज पर आग लगी है, मिसाइल लगा है, जहाज में छेद हो गया है और सबसे अहम बात, उसने कहा कि पूरे क्रू में भारतीय मौजूद है। उस समय जो ऑडियो सामने आई उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। समुद्रों के बीच फंसे लोग, मदद की गुहार और हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ता खतरा। अब यहां ध्यान दीजिए, बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने अपनी सफाई दी। उनका कहना था कि मारीवेक्स बार बार ईरान के पोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और उसे कई बार चेतावनी दी गई थी। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि फाइटर एयरक्राफ्ट ने जहाज के इंजीनियरिंग सेक्शन को टारगेट किया ताकि उसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। यानी अमेरिका का दावा है कि ये मिलिट्री एनफोर्समेंट एक्शन था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर किसी जहाज पर सिविलियन क्रू मौजूद है तो ऐसी कार्रवाई कितनी सुरक्षित है? और अगर उसमें भारतीय नागरिक हो तो भारत कैसे चुप रह सकता है? यही वो पॉइंट है जहां मामला सिर्फ अमेरिका ईरान नहीं रह जाता, मामला इंडिया का भी बन जाता है। क्योंकि भारत के हजारों सेलर्स दुनिया भर के कमर्शियल शिप्स पर काम करते हैं। इंडियन सीफेयरर्स ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री की बैकबोन माने जाते हैं। मिडिल ईस्ट रूट्स पर तो बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर गल्फ रीजन अनस्टेबल होता है तो सबसे पहले खतरा भारत
धरतियों पर बढ़ेगा। और यही वजह है कि नई दिल्ली अब ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। मिसाइल अटैक के बाद तेजी से कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को जानकारी मिली, फिर ओमान के रेस्क्यू अथॉरिटीज से संपर्क किया गया, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ ही देर बाद ओमानी मिलिट्री हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा। विजुअल्स में देखा गया कि हेलीकॉप्टर जहाज के ऊपर फ्लाई कर रहा है, क्रू मेंबर्स को विंग्स के जरिए निकाला जा रहा है, एक एक करके लोगों को सुरक्षित बाहर लाया गया। यह आसान ऑपरेशन नहीं था, नीचे आग लगी हुई थी, समुद्र का माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन रेस्क्यू टीम्स ने जोखिम उठाया और यही वजह है कि बड़ी संख्या में भारतीय सेलर्स को बचा लिया गया। लेकिन यहीं पर सबसे दुखद हिस्सा आता है। सटेवेलो अटैक में 24 भारतीय क्रू में से 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय अब भी लापता बताए जा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत का रुख इस बार पहले से ज्यादा सख्त दिखाई दिया। देखिए, डिप्लोमेसी में हर शब्द सोचकर बोला जाता है, लेकिन इस बार भारत ने खुलकर अटैक का निंदा की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे अनएक्सेप्टेबल बताया, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई और सबसे अहम कदम न्यू दिल्ली ने अमेरिका के सबसे वरिष्ठ डिप्लोमेट को तलब किया। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया। अब सोचिए, इंडिया और अमेरिका आज स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है, डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ रहा है, क्वाड है, टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है, चाइना को लेकर अलाइनमेंट है, फिर भी भारत ने प्रोटेस्ट किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भारतीय नागरिकों की जान की बात आती है तो भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। अब आप सोचिए, अगर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट में लगातार मिसाइल अटैक होने लगे तो क्या इन्वेस्टर्स शांत बैठेंगे? क्या शिपिंग कंपनी सामान्य तरीके से काम करेगी? क्या ऑयल प्राइसेस स्थिर रहेंगी? शायद नहीं। और इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक टैंकर की नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की कहानी है, ये एनर्जी सिक्योरिटी की कहानी है, और सबसे बढ़कर ये उन भारतीय सेलर्स की कहानी है जो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में काम करते हैं ताकि दुनिया की सप्लाई चेन्स चलती रहे। आज 21 भारतीय सुरक्षित वापस आ गए, इसके लिए रेस्क्यू टीम्स की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन 3 भारतीय अभी भी लापता है और जब तक उनका पता नहीं चलता ये कहानी अधूरी है। अंत में एक बात, जियोपॉलिटिक्स अक्सर म्याव्स, मिसाइल्स और मिलिट्री हेडलाइंस में दिखाई देती है, लेकिन उसकी असली कीमत आम लोग चुकाते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर ओमान के समुद्र पर है, सर्च ऑपरेशन जारी है, इंडिया लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और आने वाले दिन तय करेंगे कि ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था या फिर वेस्ट एशिया में एक और बड़े संकट की